अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 27 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आपसे इस वीडियो के थ्रू मुखातिब हूँ। इस वीडियो की इब्तदा हम इस बात से करेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और इमरान ख़ान साहब दोनों आज इन हालात में एक दोराहे पर पहुँचे थे। मोहतरमा अपने दौर में और इमरान ख़ान साहब भी आज उस दोराहे पर पहुँचे हैं। दोनों ने अलग अलग जुदागाना राहें चुनने का फ़ैसला, इमरान ख़ान साहब ने एक दूसरी राह चुनने का फ़ैसला किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने मारूज़ी हालात को देखते हुए एक अलग राह चुनने का फ़ैसला किया। उस पर हम बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के आज के ख़िताब पे बात करूँगा मैं कि वज़ीर आज़म से आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद बहुत खुलकर कुछ बात करने वाले हैं या शायद कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, कोई फ़ैसला करेंगे, कुछ किसी की पोस्टिंग करेंगे, किसी को डी नोटिफाई करेंगे, इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, मुहतात रहे। उसकी वजूहात क्या हैं, मेरे नज़दीक उसकी वजूहात क्या हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उनकी आज की तकरीर में पैगाम क्या थे, बिल्कुल अलानिया, वाज़े और बैनुस्सतूर क्या पैगाम थे। मेरे नज़दीक असल पैगाम वो है जो बातें उन्होंने नहीं कहीं, वही बुनियादी तौर पे पैगाम है, क्योंकि अक्लमंद रहा इशारा काफ़ी अस्त। इशारे उन्होंने बहुत दे दिए हैं, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में हम जो है इस पे बात करेंगे कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसके 3 बड़े नुकसानात क्या होंगे, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम अपनी वीडियो की इब्तदा करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। जैसे मैंने ज़िक्र किया, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बड़ा लीडर समझता हूँ और उसकी रीज़न्स हैं मेरी अपनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो हमें सबको मालूम है, कोई इसको नापसंद करे या पसंद करे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब ख़ान साहब के चहीते थे और अयूब ख़ान साहब ने उनको डायरेक्ट अपनी कैबिनेट में वो लाए, उनकी परवरिश की। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़ाहिर है बहुत काइयाँ थे और वो इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुँच गए और फिर जो उन्होंने 7 साल हुकूमत की वो तारीख़ का हिस्सा है, तारीख़ उस पर फ़ैसला करेगी। आप भी उस पर अपना फ़ैसला कर लें, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इक़्तिदार इस तरह फूलों की सेज बनाकर नहीं पेश किया गया, बल्कि उन्होंने भुट्टो की बेटी होने की पूरी कीमत अदा की, बहुत जद्दोजहद की, स्ट्रगल की और फिर उन्हें 1988 में जिस किस्म का इक़्तिदार, लंगड़ा लूला इक़्तिदार उनको अता किया गया, वो हम सब के सामने वो तारीख़ का एक हिस्सा है। तो मैं जो बात, जिस दोराहे पर आज इमरान ख़ान साहब मौजूद हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी एक ज़माने में उसी दोराहे पर पहुँची थी। वो ऐसे कि सब जो पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो वेटरन्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको सियासत का फ़हम है, समझ बूझ रखते हैं, वो सब एक बात पर मुत्तफ़िक हैं और वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों कि 1988 से पहले जो लोग सियासत में थे वो किसी फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए या फाइनेंशियल करप्शन में मुलविस नहीं थे, और ना वो सियासत में इसलिए आते थे कि उन्होंने असम्बलियों में पहुंच के जो है वो किसी किस्म की करप्शन करनी है। ये जो दौर शुरू हुआ, जो सरमायादार जब इसमें शामिल हुए आए, तो उन्होंने इस पे फाइनेंशियल करप्शंस का जो आगाज़ हुआ है वो 1988 से हुआ है। तो मैं इस पे एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। ये वाक़या मुझे अज़ीज़ भुट्टा साहब के एक बड़े भाई हैं हमारे लिया के, उनका नाम मेरे जहन से अभी उतर गया है। उन्होंने एक दफ़ा मेरे घर पे इस्लामाबाद में बैठ के मुझे बात बताई, किसी बात पे डिबेट जारी थी हमारी उसमें, कि जब 1988 का पहला जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुआ ज़िया साहब के बाद, उस इलेक्शन में लिया से मलिक नियाज़ जक्खड़ साहब जो हमारे MNA हैं वो मुंतखब हुए पीपल्स पार्टी के टिकट पे। लेकिन उस वक़्त ये फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह के कानून नहीं थे, लोटा वोटा बनने की लोगों को ज़्यादा समझ भी नहीं थी, तो वो मतलब कोई मायूब बात भी नहीं थी उस वक़्त लोगों को, क्योंकि लंबा अरसा मार्शल रहा तो लोगों को सियासत की बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। तो मलिक नियाज़ जक्खड़ साहब जब इलेक्शन जीतने के बाद असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे, तो नवाज़ शरीफ साहब भी ज़ाहिर है उस वक़्त सियासत में बाकायदा इन हो चुके थे। ज़िया साहब के साथ रहे, फिर जुनेजो साहब के साथ रहे, फिर जुनेजो साहब को उन्होंने जिस तरह से छोड़ा वो सारी तारीख़ है।
लेकिन पैसे को जिन्होंने इन्वॉल्व किया और फ्लोर क्रॉसिंग के लिए पैसे को इस्तेमाल किया, वो उसका जो सेहरा है वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में नवाज़ शरीफ साहब के सर रहेगा। तो ये बात मुझे भुट्टा साहब ने बताई कि मलिक नियाज़ जखर साहब लिया से चले, और जो डीसी लिया थे वो चूँकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो डीसी लिया जो हैं उनके पीछे पीछे चले। तो वो उन्हें जगह जगह रोकते रहे और डिफरेंट ऑफ़र्स करते रहे नवाज़ शरीफ की तरफ से कि वो अगर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं और फ्लोर क्रॉस कर लें तो क्या ऑफ़र्स हो सकती हैं। तो वो भुट्टा साहब ये बताते हैं कि मलिक नियाज़ जखर साहब ने उनको बताया कि हम जो है तलागंग की पहाड़ियों तक पहुंच गए लिया से निकल के इस्लामाबाद आने के लिए। तो बिल आखिर डीसी साहब ने मेरे सामने जो है अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे लगा दी और रोक लिया और मुझे कहा कि अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, बुज़ुर्गी का कुछ ख्याल करो, मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारे बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। और फिर अपनी गाड़ी से एक ब्रीफ केस निकाल के लाए जिसमें 2 करोड़ रुपए थे। ज़रा इमेजिन कीजिए, दरोग बर गर्दन रावी, और वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं ये समझ ही नहीं सकता कि वो इस तरह मुझसे कोई झूठ बोलेंगे। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए उस ज़माने में 1988 में 2 करोड़ रुपए उस ब्रीफ केस में थे। 2 नायब तहसीलदार के अपॉइंटमेंट लेटर्स थे ब्लैंक, और 2 एएसआई के जो असिस्टेंट इसको हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर के यानी पुलिस के 2 अपॉइंटमेंट लेटर थे जो कि मतलब ब्लैंक थे। जिसका भी नाम लिखा जाए, जो भी उस पर आता हो, बेसिक क्वालिफ़िकेशन को पूरा करता हो, उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो उन्होंने डीसी साहब ने कहा कि जनाब ये ऑफ़र्स हैं नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, इसकी तरफ देख तो लें, ये इतना पैसा है, 2 करोड़ रुपया है, 2 अपॉइंटमेंट लेटर हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं बात करता हूँ। तो जाहिर है नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे परसू करवाया होगा। सारी जो मशीनरी है उसको इसी तरह करप्ट किया गया बुनियादी तौर पे। तो जब नियाज़ जखर साहब भी ज़ाहिर है इस्लामाबाद पहुँच गए, इजलास हो गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़ाहिर है वज़ीर आज़म बन गई, तो जो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हो रहा था, उस कोर कमेटी के इजलास में जब ये सारी मारूज़ात मुख्तलिफ़ MNAs ने पेश की, हर किसी ने अपना किस्सा सुनाया, बताया कि जनाब हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमें ये ऑफ़र किया गया, हमें ये ऑफ़र किया गया। लेकिन सियासत में उस वक़्त हमीयत थी, लोग जो है वो फाइनेंशियल करप्शन में मुलव्वस नहीं थे, लिहाजा कोई भी लोग हटे नहीं मोहतरमा के साथ से। तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा तंग आए ये लोग कि इस तरह तो ये हमारा जीना हराम कर देंगे, लोगों को रोज़ ऑफ़र्स करेंगे और इस तरह तो हमारी हुकूमत मजबूत नहीं रहेगी बिल्कुल। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो फिर इस पर मशावरत की और वहाँ पे ये तय हुआ ज़रदारी साहब को जो है वो लगाया गया इन्वेस्टमेंट का वज़ीर, या उनको आगे किया गया इस मामले में कि भाई इनका रास्ता आप रोकें। फिर जब एक रास्ता बन जाता है, फिर उन्होंने खूब करप्शन की और ज़ाहिर है वो अब मुकाबले पे एक दूसरे के खड़े हुए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब के सामने भी वही दो राह आ गया। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सर्टेन डिसएडवांटेजेस थे। वो ख़ातून थी, जब वो 1986 में आई बहुत बड़ा उनका मस्सिव इस्तकबाल हुआ लाहौर में। उस वक्त वो बैचलर थी, बाद में जरदारी साहब से किसने उनकी शादी कराई, तो क्या हुआ, सारे सूरत हाल, उनके डिफरेंट डिसएडवांटेज थे। ये हमारा आज का मौजू नहीं है और इस पर मैं वैसे बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन इमरान खान साहब के सामने भी वही दो राह इस वक्त है कि वो पैसों से उनके MNAs को ख़रीद लिया गया है कुछ लोगों को, और दूसरी तरफ जो है उनके इत्तेहादी भी अभी तक गुम में हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने जाना किधर है, वो इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं और इशारा किसी तरफ से नहीं हो रहा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जिस रास्ते का इंतखाब किया है वो ज़ाहिर है कि आज, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, दौर तब्दील हो चुका है। भुट्टो को उस वक़्त आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से फांसी दे दी गई, इक़्तिदार को, रिजीम को चेंज कर दिया गया, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। उन्होंने बहुत वाज़े जो मैसेज, जो एक बात उन्होंने कही वो बहुत वाज़े थी कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि आप दरिया को सिर्फ एक ही बार अबूर करते हैं। तो वो उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया कि ये वो हालात नहीं हैं। इस वक्त रिजीम चेंज ऐसे नहीं होगी जैसे भुट्टो साहब के दौर में हो गई थी आसानी के साथ,
और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ लोगों को जो बातें नहीं भी बताई गई वो भी लोगों को खुद पता है, वो इदराक रखते हैं, हर बात की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ये वज़ीर आज़म साहब ने जो पैगाम दिया, सबसे वाज़ेह पैगाम ये था, इसको अगर किसी ने समझा हो, यकीनन जिनको वो समझाना चाहते हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा। जिन्हें समझ नहीं आई इन बातों की, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन बातों को समझें। उन्होंने जो वाज़ेह पैगाम दिए उसमें इंटरनेशनल साजिश का उन्होंने ज़िक्र किया। भुट्टो साहब की आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से उन्हें जो दी गई फांसी है उसका उन्होंने ज़िक्र किया, और साथ ही ये बताया कि अब वो हालात मुल्क के नहीं हैं और ना दुनिया के वो हालात हैं। और उन्होंने साथ ही बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात भी कर दी कि भुट्टो साहब के जो कातिल हैं और जो उनकी कब्र की कमाई खाने वाले मकतूल के साथी हैं, यानी उनके नवासे और उनके दामाद हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमें मालूम है कि उनको इकट्ठा किसने किया है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था उन लोगों के लिए जिन तक पैगाम पहुंचाना ज़रूरी था। तो कोई ये ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये आगे आगे, और उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया? रेस्ट्रेंट का मुजाहरा उन्होंने शायद इसलिए किया कि जहाँ जो इनको इकट्ठा करने वाले हैं उनकी गेम प्लान तब तक, यानी ये तो उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि इंटरनेशनल इशारों पे ये हो रहा है, लेकिन जैसा मैं भी अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में कई जगह पे ये कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल इशारों पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब उनको लोकल फैसिलिटेटर्स यहाँ पर मिल जाएं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लोकली लोग ना चाहें और इंटरनेशनली जो है ना वो तो फिर ऐसा ही हो सकता है कि हम पे सिर्फ जंग मुसल्लत कर दें। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहाँ बैठे बैठे डोरें हिला दें और लोकली सब कुछ तब्दील हो जाए। लोकल पाकिस्तान जो है वो इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। ये अलग बात है कि सहूलतकार जो हैं, वो मैं अलग वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको कि सहूलतकार यहाँ पे आसानी से डॉलरों के इवज़ मिल जाते हैं, बच्चों के एडमिशन्स के इवज़ मिल जाते हैं, अमरीकी वीज़ा के इवज़ मिल जाते हैं। बड़ी मामूली मामूली ख्वाहिशात बेचारों की होती हैं, वो उसके इवज़ यहाँ लोकल जो सहूलतकार हैं वो मिल जाते हैं। तो वो सहूलतकारी करते हैं तो इंटरनेशनल एजेंडा आगे बढ़ता है। तो उन्होंने एक जो और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, वो अगर किसी ने समझा या नहीं समझा, तकरीर की जो तवालत थी उनकी, वो शायद बहुत सारे जो उनके मैसेज हैं जिन्होंने समझना है वो समझ लेंगे। बाकी अगर आम तौर पे लोगों को समझ नहीं आया तो उसमें कोई हैरत वाली बात है नहीं। तो उसमें उन्होंने ये भी साथ वाज़ेह पैगाम दिया है कि जिस तरह ये हमारे लोगों के पैसे लेके ज़मीर जागे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के भी ज़मीर जाग जाएं, ये देख के कि मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो ये भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर बात इस नहज पे आई तो ये भी पॉसिबल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वोटिंग वाले दिन हाजिर ना हों। अपने MNAs को भी जो उनसे नाराज़ हैं उनको भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर आप ये समझते हैं, और इतने बड़े मासिव जलसा और जो जिस तरह से चार्ड हैं अवाम, हर हलके में ज़ाहिर है PTI की प्रेजेंस है, इमरान खान साहब की चाहत है, तो ये आसान नहीं होगा। जो लोग डिफ़ाई करेंगे इमरान खान साहब को और जो लोग उसके बावजूद कि उन्होंने मना किया है बिक जाएंगे या वैसे ही जाके उनके अगेंस्ट वोट डालेंगे, उनका माशरे में बहरहाल इतनी आसानी से लोग उनको नहीं बुलाएंगे। ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आ जाते हैं आखिर में कि इससे 3 बड़े नुकसानात मेरे नज़दीक क्या हो सकते हैं। ये बहुत सख्त नुकसानात हैं, जिसका एक तो बिल्कुल फौरी हमारा जो नुकसान होगा वो ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ मरीम नवाज शरीफ साहबा मार्च कर रही, मौलाना भी मार्च कर रहे हैं। वो शायद मुनकरात के ख़िलाफ़ उन्होंने तो 5000 जय्यद और मुस्तनद उलमा जो नाम नहाद उनके अपने असनाद के साथ उलमा हैं, उनके बिहाफ पे कल फतवा भी दे दिया है कि हुकूमत मुनकरात में मुलव्वस है, लिहाजा जनाब इस हुकूमत को हटाना हम पर फ़र्ज़ है। तो खैर वो तो मज़ाक़ खेज़ आदमी है, उनके ऊपर तबसरा भी मुनासिब नहीं। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज जो नून लीग जो इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना मार्च कर रही, उनका प्लान क्या है? यानी पहला जो इसका नुकसान होगा इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का, अगर ये नया सेटअप आता है तो महंगाई का तूफ़ान आने के लिए तैयार है। वो हकीकी महंगाई जिसको इमरान खान साहब ने बाहर तौर बहुत सारे फलाई कामों से जिसको कंपनसेट किया था, उस महंगाई के लिए कौम तैयार रहे बिल्कुल।
क्योंकि जो मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म हैं, जो अभी तक ख्वाब देख रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के, शहबाज शरीफ साहब, वो वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें तो वो फ़ौरन आते ही बढ़ा देंगे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है इंटरनेशनली आते हैं। जो जब यानी अभी इनके ट्वीट्स याद करें ना, इनके पैगामात याद करें कि अभी चंद दिन पहले जब या चंद माह पहले, 1-2 माह पहले जब पेट्रोल की कीमतें 160 रुपये की गई थी, उस वक़्त इन्होंने कहा था ओहो गरीब आवाम के ऊपर बम गिरा दिया है, महंगाई से कमर तोड़ दी जाएगी और ये फ़ौरन वापस लें और वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे ही इनको पता लगा है कि ये हुकूमत में आने वाले हैं, तो इन्होंने फ़ौरन ये बयानियाँ शुरू कर दिए कि जनाब ये तो मईशत की कमर तोड़ने के लिए पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना हुकूमत ने कम की हैं, और हम आएंगे तो उनसे जो भी साफ़ी सवाल कर रहा है तो वो वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि ना हम तो इसको इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कर देंगे। अच्छा, ये मार्च जो है इनका महंगाई के ख़िलाफ़ है, और खुदा जाने इन्होंने महंगाई को किस, महंगाई का मतलब ये क्या समझते हैं। तो इस बात के लिए तो पूरी कौम तैयार है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस जो हैं वो फ़ौरन से पहले बढ़ने जा रही हैं, और उससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उस मतलब और इनकी इनकैपेसिटी और इनकेपेबिलिटी वो तो पहले से ही आया है, इनकी करप्शन भी सब आया है, इनके सारे घर जो हैं वो वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर हो जाएंगे, कैंप ऑफिस डिक्लेयर हो जाएंगे इनके, और बेताशाई अखराजात वैसे ही बढ़ा देंगे। तो महंगाई के लिए तो आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि ये सारी तहरीक अदम एतमाद और ये सारा हंगामा इसलिए खड़ा किया गया कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, और यूरोपियन यूनियन को ये बता दिया गया कि भाई हम आपके ग़ुलाम तो नहीं हैं, आप हमसे कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, को कम अज़ कम संजीदगी से गुफ्तगू किया करें। ये क्या कि आपने ख़त लिखा और उसको प्रेस को दे दिया, यानी पब्लिक कर दिया। तो कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, उसके मुताबिक हमसे बात करें। वो वज़ीर आज़म साहब ने बात कह दी। तो अब ये जो इंटरनेशनली जब आपके मुल्क को देखा जाता है ख़ारजा महाज पर, मैं ये समझता हूँ कि आलमी सतह पर आपका वक़ार ख़ाक में मिल जाएगा कि आप एक ग़ुलाम कौम थे, आप एक ग़ुलाम कौम हैं। अगर किसी शख्स ने मामूली सी हिम्मत करके और अपने आप को एक आज़ाद लीडर की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, रशिया का दौरा कर दिया है, चाइना का दौरा कर दिया और अपना झुकाव उस तरफ ज़ाहिर कर दिया है, तो देखें जनाब इस कौम में ऐसे सहूलतकार मौजूद हैं कि उन्होंने फ़ौरन जैसे थे वाला ऐलान किया और सारा कुछ सेटअप जो है दोबारा से तब्दील हो गया। तो आपका इंटरनेशनली जो वक़ार है इस कौम का, इस मुल्क का, वो बिल्कुल मुझे खाक में मिलता नज़र आ रहा है अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो। तीसरी तरफ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न है, मेरा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो है एस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है। यानी हमारे जमहूरी निज़ाम की तो पहले ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं ना। बदकिस्मती ये है कि जमहूरी निज़ाम की पहले ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, और इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं है कि फ़िक्री बौनें जो हैं वो बदकिस्मती से उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो जीत कर आ जाती है पैसों के बलबूते पर या किसी भी वजह से, और फिर वो उनमें से 10-20 भी अगर इस तरह की हरकतें करते हैं जैसी अभी हरकतें अदम एतमाद के हंगाम हो रही हैं, तो उसकी वजह से या करप्शन में मुलव्वस होते हैं, तो मतलब इस वजह से उनकी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही कोई नहीं। एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल पर्दों में छुपी हुई थी, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी थी, दुनिया में उसका एक नाम था, वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होने जा रही हैं। और आज जो वज़ीर आज़म साहब ने रेस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया है और खुल के अगर कुछ बातें नहीं की, तो उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो बैरोमीटर है, यानी हमें ये पता चलेगा कि बारिश कब आनी है, कि बादल इतना आ जाएगा तो बारिश आएगी। तो हमें ये पता है कि ये शाहज़ैन बुगटी, इक्का दुक्का, ये इनके अपने चंद लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब काफ लीग और MQM जो इत्तेहादी हैं वो ये ऐलान कर देंगे कि हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं और अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट देंगे। जब तक वो ये ऐलान नहीं करते, ठीक है, तो उस वक्त तक चूँकि एस्टैब्लिशमेंट ख़ुद गुम में है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि वहाँ पे भी राय मुनक़सिम है, मेरी इत्तलात के मुताबिक राय मुनक़सिम है, क्योंकि आज भी जो एक्स सर्विस मैन हैं उनकी बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और ट्विटर पे बाकायदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के ओहदों से लेके कैप्टन के ओहदों तक पूरे रैंक्स में डिफरेंट लोगों ने अपनी वीडियोस बना के डालेंगे जनाब हम पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है और इमरान खान साहब को समझते हैं और उनके साथ हैं।
तो वो पूरा ट्रेंड चलता रहा एक्स सर्विसमैन का, और बहुत शानदार, बड़ा मज़ा आया उस ट्रेंड को देख के ट्विटर पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये खुदा न खास्ता इत्तेहादी भी उधर मिला दिए जाते हैं तो बिल्कुल क्लियरली लोगों को नज़र आ जाएगा इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। उसके बाद जो नुकसान पहुंचेगा, जब कौम में आपकी क्रेडिबिलिटी ना रहे, यानी कौम ये समझने लग जाएगी, ये मैं बिल्कुल वाज़े आज दोबारा पैगाम देना चाहता हूँ। एक बार पहले भी इस बात की शुरुआत में मैंने ये पैगाम दिया था, लेकिन आज मैं दोबारा ये वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कहीं हमारी आवाज़ पहुँचती है, कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई, अगर ये तहरीक अदम एतमाद इस तरह इत्तेहादियों को मिला के और इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया गया और चेहरे से नकाब उतरा, तो मैं बात याद करवाना चाहता हूँ, ये मैंने लिख के आज इसीलिए स्पेशली इस वीडियो के आखिर के लिए रखी, कि एक पोलिटिकल साइंटिस्ट थी कैरोल क्रिस्टीन फेयर, ये एसोसिएट प्रोफेसर थी अमेरिका की। उन्होंने एक बात कही थी कि फॉर पाकिस्तान स्टेट टू कोलैप्स, it is basically Pakistan army which has to collapse. For better or worse, I do not see that happening. यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत को गिराने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी फ़ौज को गिराया जाए। इसको आप अच्छा समझें या बुरा, लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसा होते देख नहीं रही, यानी ये गिर नहीं सकती। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अफवाज पाकिस्तान के पीछे पूरी कौम खड़ी है। तो एस्टेब्लिशमेंट का जब जिक्र किया जाता है, गो कि फ़ौज उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फ़ौज की नहीं होती, और फ़ौज ही एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती ये है, वो जनरल हमीद गुल साहब कहा करते थे कि परसेप्शंस आर ऑलवेज ग्रेटर दैन द रियलिटी। द परसेप्शन इज़ के आर्मी ही एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो बदकिस्मती से इसका जो तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का अगर होगा, तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो खाक में मिल जाएगी। पाकिस्तान के आप बिल्कुल इस बात को संजीदगी से लें कि वो तबका जो इमरान खान का सपोर्टर है, वो बेसिकली वो तबका है जो तबका इररेलेवेंट था, वो सियासत में कभी घुसता ही नहीं था और वो समझता ही नहीं था कि वोट देने की कोई अहमियत और हैसियत है। इमरान खान ने उन लोगों को घर से बाहर निकाला है, और वो बड़े इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लोग। वो बहुत समझदार हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो बहुत मतलब उनका विजडम लेवल जो है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। तो इस बात को समझ लें कि अगर आप मतलब इस तरह खुलेआम अगर ये तहरीक अदम एतमाद इस सारे हालात में कामयाब हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे से नकाब फ़ौरन उतर जाएगा, अगर इत्तेहादी भी साथ चले जाते हैं, तो इसके नताइज और असरात मुल्क पर क्या होंगे। ये तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा कि एस्टेब्लिशमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो अपनी आवाम की नज़र में जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।